हेलो बच्चों, फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है मैंने उसको एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। इस चैप्टर में हम लोग जिस फिगर को पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी कंसेप्ट थे, मैंने सबके बारे में बता दिया है। जैसे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, छिन्नक क्या होता है, और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले क्या हैं, और वो फॉर्मूले कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में वो अप्लाई किए जाते हैं, ये सभी डिस्कशन जो है मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देख लिया है तो आपको यहाँ पे 100% बातें समझ में आने वाली हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर चैप्टर का, कोई भी चैप्टर शुरू करना है मैथमेटिक्स में तो उससे रिलेटेड मैं पहले एक लेक्चर उसके पूरे कंसेप्ट का बनाता हूँ। तो अगर आप वो देख लेते हैं ना तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे राइटर का भी बुक अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, उसके फॉर्मूले, उससे रिलेटेड फिगर्स आप जानते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। हम 1 बाय 1 यहाँ पे उसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा 13.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे सॉल्व करना है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरू के 3, 4, 5 क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट है मैं उस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर आगे के जो क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा क्विकली डिस्कशन करूंगा। और अगर आप चाहें तो 5, 6, 7 क्वेश्चन देखने के बाद यहाँ से आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो चुका होगा कि आप खुद से भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक में आपके, वो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगर आपको लगता है ये बेनिफिशियल है तो आप पूरा देखें, और अगर लगता है कि ये पूरा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है तो आप पूरा नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन शुरू के जो 5-7 क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इस नंबर को याद रखेंगे कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि कोई 2 घन आपको दिए हुए हैं। घन, यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी बना दिया हुआ है कि घन इस तरह के फिगर को बोला जाता है, जैसे कोई बॉक्स है। बोल रहा कि इन दोनों में प्रत्येक का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन का मतलब कि इसके अंदर कितना स्पेस है, तो दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए दोनों का साइज भी बराबर होगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब इसके साथ वाले फलक को, ये जो फलक मतलब इसका जो पृष्ठ होता है, इसका जो सतह होता है, इसके सतह को दोनों को मिला दिया गया है, ठीक है। और मिलाने के बाद जो हमको घनाभ प्राप्त होता है उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों घन को अगर एक साथ मिला दिया जाएगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली घनाभ बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि मिला देने के बाद ये कैसा फिगर बन जाएगा। ये एक घनाभ बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 घन हैं, दोनों के पृष्ठ को हमको मिलाना है। ये हुआ एक, और दूसरा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे कंसेप्ट है कि क्वेश्चन में बोल रहा कि 2 घन हैं और अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो, इसके फलक को मिला देते हो, तो ये इस तरह का घनाभ बन जाता है। तो हमको इस फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बारी बारी से हर टर्म के कुछ ना कुछ कंसेप्ट है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि हमने जो फॉर्मूला बताया है उसमें घनाभ का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं या आयतन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिगर जैसा है उसमें पृष्ठ कहाँ कहाँ पर है, सतह कहाँ कहाँ पर है, हम उसके पूरे सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर इस घन से दो घन से घनाभ बनाया गया है, इसका मतलब ये घनाभ में सतह कहाँ कहाँ होगा, तो ये पूरा जो है हमारा लंबाई हो जाएगा, इसके मिलने की वजह से ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों मिलके इसका लंबाई हो जाएगा। फिर इसका जो पोर्शन ये था ये वही रहेगा और इसका ये पोर्शन जो है ये वही रहेगा। मतलब कि अगर दो घन को हम अगर मिलाते हैं ना तो उसकी लंबाई सिर्फ बढ़ जाएगी, चौड़ाई वही रहेगी और उसकी ऊंचाई वही रहेगी। अब यहाँ पे हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसका मतलब हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बात क्लियर है? कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ ये लिखा रहे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो आपको ये देखना होता है कि जो फिगर हमारा बन रहा है उसमें पृष्ठ कहाँ कहाँ पे है, सतह कहाँ कहाँ पे है, तो हम उस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये घनाभ बन गया। अब इसमें बोला पृष्ठ, तो इसका मतलब हमको इसके कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम का फिगर है, अगर घनाभ हम रूम के फिगर को कह सकते हैं, तो रूम में पृष्ठ कहाँ कहाँ होते हैं, 4 दीवार होते हैं इसके, प्लस नीचे का जमीन एक सतह पृष्ठ होता है और दूसरा छत का जो है वो एक सतह होता है। तो इसमें कुल 6 पृष्ठ हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमको अगर बोलेगा रूम का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका मतलब रूम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। बात क्लियर है बिल्कुल? तो इसलिए यहां पे हम इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है कि उसमें L का मान कुछ होता है, B का मान कुछ होता है और H का मान कुछ होता है। जब L और B और H का मान पता होता है तभी हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। तो फिर हमको इस क्वेश्चन में तो घनाभ के लिए कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, हमको जो नंबर दिया हुआ है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो घन का आयतन दिया हुआ है। तो फिर हम इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे जानेंगे? तो ये ऑप्शन है मेरे पास, हम कैसे जानेंगे देखेंगे। ये कंसेप्ट मैं हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, एक कंसेप्ट मैं हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको एक नंबर के फॉर्म में मान दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि ये नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है किसी फिगर का। हमेशा वो नंबर जो है किसी फिगर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, वो नंबर किसी फिगर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, वो नंबर किसी फिगर का आयतन हो सकता है। तो आपको ये देखना होता है कि वो जो नंबर दिया हुआ है वो किसी फिगर का क्या दिया हुआ है, और आपको ये फिर देखना है कि अगर वो नंबर कोई ऐसा मान दिया हुआ है जिसका एक फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, वो नंबर अगर कोई एक ऐसा मान दिया हुआ है कि जिसका फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसी का यूज करके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ये घन का आयतन दिया हुआ है नंबर, अब घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। दिया है में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ये आयतन दिया हुआ है, और ये आयतन किसका है? प्रत्येक घन का है। तो प्रत्येक का मतलब जो भी इसमें दो फिगर हैं घन के, तो दोनों का आयतन, तो इसलिए हम लिख रहे हैं प्रत्येक घन का आयतन बराबर, यहाँ पे हमको जो मान दिया हुआ है उसको बराबर के फॉर्म में लिख देते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हर जगह हम अप्लाई करेंगे ये कंसेप्ट। मैं बार बार बोल दे रहा हूं, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मैं इसके पूरे कंसेप्ट पे डिस्कशन करूंगा इतने अच्छे से कि 5-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपने देख लिया तो फिर आगे सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे, इजीली आपसे बन भी जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ये एक की पॉइंट है कि अगर आप इसको माइंड में रखते हैं कि हमको कोई ऐसा मान दिया हुआ है नंबर के फॉर्म में जिसका एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम अपना काम वहीं से शुरू करेंगे, लिखेंगे दिया है, और जो दिया हुआ है वो हम बराबर करके नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये आयतन का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है भुजा क्यूब होता है।
तो भुजा क्यूब बराबर हमको 64 हो गया। अब यहां से हम भुजा का मान अगर निकालना चाहें तो भुजा इज इक्वल टू जो है वो आपका हो जाएगा 64 और ये घनमूल चढ़ जाएगा इस पे। इसी भुजा को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये 64 क्यूब का क्या मतलब होता है, इसका मान क्या निकलता है, तो देखो इसके अंदर से कोई भी नंबर को बाहर निकालने का जो कंसेप्ट होता है, अगर ये क्यूब है, घनमूल है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इस नंबर को हम गुना के रूप में कितना गुने कितना गुने कितना लिख सकते हैं। अगर गुना के रूप में सेम नंबर 3 टाइम्स आएगा तो उसके बदले एक नंबर बाहर निकलेगा, तो हम इसको कितना इंटू कितना इंटू कितना लिख सकते हैं, जो सेम नंबर होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसी तरह से कभी भी घनमूल अगर आपको निकालना हो तो आप इसी तरह का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि कहीं भी कोई नंबर अगर आपको दिया है तो उसको इस तरह से सोचना है कि हम 3 सेम नंबर के गुणनखंड के रूप में उसको कितना लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान था। 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। बस इसको तोड़ के लिखना होता है और उसके बाद जो हमको 3 यहाँ पे मिले हैं तो हम इसको एक बाहर निकाल लेंगे और यही हमारा जो है a का मान होगा। a जो है वो किसी घन के भुजा को रिप्रेजेंट करता है। ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देते हैं। अब ये a का जो मान आया है वो घन की भुजा कहलाएगी। जैसा कि हम जानते हैं इसके कंसेप्ट से कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर बराबर होता है। इसका मतलब इसका लंबाई भी 4 हो जाएगा, चौड़ाई भी 4 हो जाएगा और ऊंचाई भी 4 हो जाएगा। सबका लंबाई भी 4 हो जाएगा, चौड़ाई भी 4 हो जाएगा, ऊंचाई भी 4 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों घन को एक साथ मिला के ये घनाभ बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हो कि इसका लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा। ये 4 था और ये 4 था तो इसका लंबाई जो है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ाई है, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे से अगर देखें तो चौड़ाई जो है हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों घन को अगर एक साथ आप जोड़ते हो ना तो आपके सिर्फ लंबाई की मेजरमेंट जो है वो डबल हो जाएंगी जितना घन का होगा, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 4-4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि घन की जो भुजा आई है वो 4-4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने कंसेप्ट बता दिया है कि पृष्ठ का मतलब होता है कुल पृष्ठ कितना है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाएंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संपूर्ण बोले तब भी वही और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तब भी वही। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, LB प्लस BH प्लस HL इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 2 ब्रैकेट L की जगह हम रखेंगे 8 और LB के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। इनटू B का मान जो है आपका 4 है प्लस B की जगह फिर से 4 रखाएगा, इनटू H की जगह 4 रखाएगा क्योंकि H का मान आपका 4 दिया हुआ है, निकाला है आपने, प्लस फिर H की जगह 4 इंटू, इसको कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन का इस तरह का जो रिजल्ट होता है वो आप फाइनल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 फिर प्लस 8 चौके 32, इन सबको अगर जोड़ते हैं हम तो हमारा रिजल्ट आता है 2 गुने 80 और ये हो जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी फिगर के लिए अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा, मतलब उसका जो यूनिट दिया रहेगा ना वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा और उसका जो आयतन होगा वो जिस यूनिट में दिया हुआ है वो क्यूब के फॉर्म में रहेगा। तो अगर आप ये चीज माइंड में रखते हैं ना तो किसी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको डायरेक्ट नहीं लिखा है कि ये क्षेत्रफल है या आयतन है तो उसके यूनिट से भी हम लोग पहचान लेते हैं। अगर आपको कोई भी मीटर में है तो वो मीटर क्यूब होगा अगर आयतन है, मीटर स्क्वायर होगा अगर वो क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर क्यूब होगा अगर आयतन है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर क्षेत्रफल है। तो
तो आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे या बुक में जो दिया होता है वो इसी पैटर्न पे दिया होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट होता है कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उस नंबर को देखना है कि अगर वो जो नंबर दिया है वो एक ऐसा मान है जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये आयतन का मान था घन के और उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो उसी रिलेशन का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से भुजा का मान निकाल लिया और उसके बाद हम घन से घनाभ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारा घनाभ का लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि घन की भुजा 4 4 4 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 आ गई थी, तो अगर 2 घन को जोड़ दिया गया तो इसलिए घनाभ का लंबाई 8 हो जाता है, 4 + 4 और उसके बाद चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 रह जाता है। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे काम आता है। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली निकाल लोगे। अगर बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो फिर आपको सीख लेना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना होगा। देखिए, फिगर मैं हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपके सामने बनाऊंगा इसलिए कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। अगर मैं डायरेक्ट पहले से बना के रखूंगा तो इटमें कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे बना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जो कह रहा ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, ताकि अगर आप कुछ नए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो आप भी इसी तरह से फिगर बनाएंगे। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है सभी के लिए फिगर बहुत जरूरी है। इवन आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसके सॉल्यूशन में आप कुछ गलत कर देते हैं लेकिन आपने उसका फिगर बनाया हुआ है तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए फिगर मस्ट बनाना है। इसका फिगर बनाने से जो है हमारा 50% कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाता है कि क्या चीजें कितनी दी हुई हैं। देखेंगे, क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले पर एक बेलन बना हुआ है। देखेंगे, सबसे पहले हमको अर्धगोला बनाना होगा। यहाँ पे अर्धगोले का फिगर हम लोगों ने पीछे थ्योरी वाले पार्ट में जो लेक्चर चला था उसमें बता दिया था कि अर्धगोला जो है वो किसी गोले का आधा टुकड़ा होता है। यहाँ पे मैंने इसको अर्धगोला बना दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इसके ऊपर में कोई बेलन अध्यारोपित है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर में एक बेलन भी बना देता हूँ। ये बेलन जो है हमारा इसके ऊपर में मैंने बना दिया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको मेजरमेंट क्या क्या दिया हुआ है। ये बर्तन बन गया, अर्धगोले के ऊपर में बेलन बन गया। अब देखेंगे कि हमको इस क्वेश्चन का क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब इस अर्धगोले में यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है इसको हम लोग d की वैल्यू कहते हैं। d = जो है आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्यास जो है वो यहां से यहां तक का मेजरमेंट होता है और त्रिज्या जो है इसके सेंटर से केंद्र से यहां तक का होता है, इसको हम लोग r कहते हैं। तो व्यास जो है ना वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको जब व्यास दिया हो तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि आप वहां से त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या इसलिए कि जो भी इसमें फिगर बताए गए हैं उसके जो भी फॉर्मूले हैं, चाहे वक्र पृष्ठीय, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय, चाहे आयतन, उन सब में हम लोग आर का यूज करते हैं, त्रिज्या का, न कि व्यास का। तो इसलिए क्वेश्चन में अगर व्यास का मान दिया होता है तो हम लोग उससे आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अर्धगोले का आपको एक तरह से व्यास दिया हुआ है तो हम आर निकाल लेंगे। और आप इसको देखें तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ना वो बराबर है, तो इसलिए जितना व्यास आपका अर्धगोले का दिया हुआ है उतना ही व्यास आपका बेलन का भी हो जाएगा। मतलब जितनी त्रिज्या अर्धगोले की आएगी उतनी ही त्रिज्या आपका इस बेलन का भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे उस चीज को पहले लिख देते हैं कि दिया में क्या क्या है। जो भी चीजें आपको इंफॉर्मेशन दी होती है ना क्वेश्चन में, उसको दिया है करके लिखा जाता है। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर आपको दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसके त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग r कहते हैं। r बराबर हो जाएगा 14/2। कभी भी अभी मैंने बताया ना कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो अगर व्यास से आपको त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर दिया जाता है। कभी भी व्यास से अगर त्रिज्या निकालना हो किसी भी फिगर के लिए तो आप बस उस व्यास का आधा कर दीजिए, जो मान आएगा वो त्रिज्या का मान हो जाएगा। तो ये कट के आपको 7 सेंटीमीटर बचता है। मतलब अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो आपका 7 सेंटीमीटर बच रहा है। तो जो अर्धगोले का त्रिज्या आया है वही तो आपका बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको भी लैंग्वेज में लिख देंगे कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो है आपकी हो जाएगी r = 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास ये तो यूज हो गया। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके कुल यहां तक आप आ जाएं तो ये बर्तन की जो कुल ऊंचाई यहां से यहां तक है ये है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें जो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला यूज होगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर सिर्फ लिखा हो क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो जैसा फिगर है उसमें पूरा पृष्ठ कहां कहां पे है, मतलब सतह कहां कहां पे है, उस पूरे का क्षेत्रफल हमको जानना होता है। तो इस बर्तन में अगर हम देखें तो इसमें पृष्ठ कहां कहां होगा। अर्धगोले के ऊपर बेलन बनाया गया। अब देखो यहां पे कोई सतह होगा क्या? यहां पे मैंने तो यहां पे फिगर में दिखाया है, लेकिन क्या एक्चुअल में इस बर्तन में यहां पे कोई सतह होगा? अगर ये सतह होगा तो यहां पे कोई चीज अगर हम इस बर्तन में रखते हैं तो वो तो नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो फिर इसको ज्वाइंट करने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में कोई सतह नहीं होगा, वरना ये बर्तन जो है वो यूजलेस हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई सतह नहीं होगा। अब एक चीज बताओ कि इस बर्तन में अगर हम कुछ रखना चाहेंगे तो ये बंद रहना चाहिए या खुला रहना चाहिए? खुला रहना चाहिए, तभी तो हम इसमें कुछ रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई सतह नहीं होगा। मतलब इस बर्तन का जो सतह वाला है पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमको निकालना है ना, वो आप देख लो, बस ये पोर्शन का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ऐसे कर्व वाले फिगर का तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये फिगर दो पार्ट से बना हुआ है। नीचे अर्धगोलाकार है और ये वाला जो है पोर्शन हमारा बेलनाकार है। तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या निकालने वाले हैं? हमको सिर्फ ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है पिछले वीडियो में। और ये वाला पोर्शन जो है बेलन का, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। मतलब इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए तो हमको सिर्फ त्रिज्या का मान चाहिए, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए हमको त्रिज्या और उसके ऊंचाई का भी मान चाहिए। तो इसलिए अब हम लोग बेलन की ऊंचाई कैसे जान सकते हैं, देखेंगे गौर से। बेलन की ऊंचाई यहां पे मैं लिख देता हूं, बेलन की h बराबर कुल ऊंचाई जो है इसकी है 13 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जो है सिर्फ यहां से ऊपर तक का, यहां तक का माना जाएगा। यहां से यहां तक का जो ऊंचाई होगा ये माना जाएगा ऊंचाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुल ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई को माइनस कर देंगे। तो देखिए ये जितना होता है ना r, ये भी r ही होता है। इसका मतलब ये अगर 7 सेंटीमीटर है गोले का तो ये पोर्शन भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब कुल ऊंचाई में से आप 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो तो बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो इसका मतलब कुल ऊंचाई है 13 और उसमें से माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर, तो हमको आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा बेलन की ऊंचाई हो जाती है। अब हमको जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मैंने कंसेप्ट बता दिया कि पृष्ठ जो है सिर्फ ये अर्धगोला का वक्र वाला होगा और बेलन का वक्र वाला होगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं, इसलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का, इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हम करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सिंपल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि
आपको कहीं पे संपूर्ण पृष्ठीय भी लिखा रहता ना, तो आपको ये सोचना है कि पृष्ठ कहाँ कहाँ पे है, या सिर्फ पृष्ठ लिखा है तब भी ये सोचना है पृष्ठ कहाँ कहाँ पे। बहुत बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें और प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें। असल में आपको जब संपूर्ण पृष्ठीय किसी फिगर के लिए बोला जाता है ना, तो आपको यह देखना होता है कि उस फिगर में संपूर्ण पृष्ठ कहां कहां पे है, मतलब पृष्ठ कहां कहां पे आ रहा है। तो ये बर्तन बनेगा तो बीच में तो पृष्ठ होगा नहीं और ऊपर में भी पृष्ठ होगा नहीं, खुला रहेगा तभी तो बर्तन यूज होगा, नीचे से ऊपर तक का पोर्शन। अगर इसको बंद ही कर देगा, यहाँ पे कोई सतह दे देगा, तो ये बर्तन फिर यूजफुल नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये खाली रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा ना, ये वक्र बनेगा और बेलन का भी वक्र ही बनेगा। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2πrh होता है। यहाँ पे आपका बेसिक कैलकुलेशन काम करेगा। अगर आपके बेसिक कैलकुलेशन अच्छे हैं तो आप बहुत आसानी से इसके रिजल्ट निकाल लोगे। देखो, मैं इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए अगर हम दो चीज का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें पाई आ जाता है, आर आ जाता है, कुछ कॉमन पोर्शन होते हैं, जैसे 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, इसमें 2 आर, इसमें 1 आर, और ये दोनों आर का मान सेम है। अगर दोनों आर अलग अलग होता तो हम इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेलन की जो त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या आई थी, इसका मतलब दोनों आर की वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन दोनों में है ना उसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। 2 पाई और 1 आर, यहाँ पे r² है तो 1 आर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 आर बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा h। देख लो ना, यहाँ पे 2πr² था तो 2πr कॉमन हो गया तो सिर्फ 1 आर यहाँ पे बचेगा और प्लस में यहाँ पे h बच जाएगा, क्योंकि 2πr तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान निकालेंगे। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखा जाता है और इंटू आर जो है आपका त्रिज्या है, तो इसमें आपका दोनों का मान जो है वो 7-7 सेंटीमीटर है, तो इंटू 7 रखेंगे। फिर ब्रैकेट आर की जगह फिर से 7 प्लस h की जगह जो है आप 6 रखेंगे। इसका कैलकुलेशन जो है आपका 7 से 7 ऊपर नीचे काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 44 गुने आपका ये 13 हो जाएगा, इसको गुना कर दो, 13 3 39, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 चौके 52 और 5 57, ये आपका जो है 572। और यूनिट इसका जो है आपका सेंटीमीटर में था, तो इसलिए ये क्षेत्रफल होने की वजह से इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, वो क्वेश्चन क्या है। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कोई खिलौना है जो शंकु के आकार का है लेकिन वो अर्धगोले पर बना हुआ है और शंकु का और अर्धगोले का त्रिज्या सेम है। इसका मतलब ये पिछले फिगर जैसा हो जाएगा कि अर्धगोला एक बनेगा और उस अर्धगोले के ऊपर जो है एक शंकु बनाना है आपको। यहाँ पे पिछले फिगर में जो है बेलन था और यहाँ पे जो है आपका शंकु बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का जो है खिलौना बनेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा कि एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है अर्धगोले का, वो आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसको यूज करेंगे हम लोग और यही त्रिज्या जो है आपका अर्धगोले का भी है और ये शंकु का भी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ इस क्वेश्चन में। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। मतलब खिलौने का ऊंचाई जो है यहाँ से जो है आपका यहाँ से लेके नीचे तक का जो ऊंचाई है ये आपका 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक का नीचे तक का पोर्शन, मतलब शुरू से यहाँ से लेके यहाँ तक का कुल ऊंचाई जो है आपको दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से यहाँ पे कंसेप्ट है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस खिलौने का अगर बोल दिया और ये खिलौना दो फिगर से बना हुआ है, अर्धगोले और शंकु का,
तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो तो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको बोला इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप ये मानो कि अगर ये खिलौना है और ये इस शेप का बना हुआ है तो इसमें पृष्ठ कहाँ कहाँ होगा। अंदर में कोई भी खिलौना जो है वो तो खोखला रहेगा, मतलब ये पोर्शन तो उसमें होगा ही नहीं। ये आपका खिलौना बना और आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, भले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब उस खिलौने में पृष्ठ कहाँ कहाँ है वो हमको ज्ञात करना है। तो उस खिलौने में पृष्ठ जो है हमारा बस ये पोर्शन आ जाता है, जो कि दो फिगर से बना हुआ है, एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ और फिर इसके शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो बनने वाला है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कभी गलती मत करना कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए हम अर्धगोले का संपूर्ण और प्लस शंकु का संपूर्ण, ऐसा कभी मत करना। कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आप पहले देख लेना कि वो फिगर में पृष्ठ कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे फिगर में पृष्ठ बस इतना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है दोनों का, तो देखो गोले के लिए तो हमको सिर्फ r चाहिए, लेकिन शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमको r का मान तो पता है, l का मान पता नहीं है, तो l का मान हम निकालेंगे। देखो ये कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है, तो इस कुल ऊंचाई का यूज करके अगर हम इतना घटा देते हैं तो हमको यहाँ से शंकु की ऊंचाई का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन वो लिखते हैं। हमको सबसे पहले दिया हुआ था अर्धगोले का, यहाँ पे दिया है लिख करके, जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो लिखेंगे। देखिए लिखना ये सब जरूरी होता है। बहुत लोग जो है मैथमेटिक्स को बहुत शॉर्टकट में बना देते हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गड़बड़ होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं जब एग्जाम होता है तो वो बोलेंगे कि हमने तो 90 मार्क्स के लिखे, हमने 100 में 100 लिखा, 95 लिखे, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो बहुत कम आ जाते हैं, मतलब 50 आ जाते हैं, सीधे 50% उसके रिजल्ट खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं मार्क्स, और उसको लगता है कि ये क्या हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स को आप मैथ की तरह बनाएंगे ना तो आपके फिर पूरे मार्क्स आएंगे। यकीन मानो हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बच्चे को 96, 97, 100 में 97, 98 नंबर आ जाते हैं। बिहार बोर्ड में 100 में 100 नहीं आता है, लेकिन 97, 98 नंबर तक आए हुए हैं। रीज़न ये है कि मैं कभी भी जो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो उसमें उसके पूरे लैंग्वेज को भी लिखता हूँ। अगर उसके लैंग्वेज को नहीं लिखेंगे तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। जब आपके कम नंबर आ रहे होते हैं ना तो आपके मार्क्स को नहीं काटे जाते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, अगर आपने सारे क्वेश्चन को बनाए हैं, तो फिर आपके छोटी छोटी गलतियों पर भी मार्क्स काटे जाते हैं और इसलिए आपके नंबर कम आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो पैटर्न बताता हूँ ना, अगर उस पैटर्न को, उस लैंग्वेज को भी आप फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। शॉर्टकट वाला कभी भी सॉल्यूशन मत कीजिएगा। उसमें जो भी लैंग्वेज लिखे होते हैं सारे इंफॉर्मेशन को पहले यहाँ पे लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, दिया है में लिखा जाएगा कि यहाँ पे हमको अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, तो हम वो लिखेंगे बाज़ाब्ता, अर्धगोले की त्रिज्या की r बराबर भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये चीज तो क्लियर है ना कि जो अर्धगोले का r है, जो इसकी त्रिज्या है वही इस शंकु की भी त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की r बराबर जो है वो भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु का हमको ऊंचाई जानना है, तो इसका ऊंचाई जो है वो कुल ऊंचाई में से आप ये नीचे का पोर्शन माइनस कर दो, तो जो इसकी त्रिज्या होती है वही तो ये होता है, मतलब ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम माइनस करेंगे किस में से, टोटल जो लेंथ यहां से यहां तक का दिया हुआ उसमें से 3.5 को माइनस कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 15.5 में से माइनस करना होगा 3.5 को, और ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h भी पता चल गया। अब हम लोग जो है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको L का मान चाहिए। तो अगर आपको शंकु में r का मान पता हो, h का मान पता हो, तो L निकालने का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि L इज इक्वल टू होता है √h² + r²।
देखो ना, रिजल्ट आपको खुद कोई ऐसा ऑप्शन जरूर दिया रहेगा कि आपको जो चीज चाहिए ना वो निकालने के लिए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको माइंड यूज करना होता है। आपके सारे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, एकदम याद होना चाहिए माइंड में कि किस फिगर के फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे पहले ही सोच लिया था कि ये अगर शंकु है तो इसमें हमको चाहिए पाई आर एल। पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आर जो है हमको दिया ही हुआ है, एल का मान हमको नहीं था। तो मैंने ये पहले सोच लिया था कि ऊंचाई अगर हमको पता चल जाती है तो हम एल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू रख के हम एल का भी मान निकाल लेंगे। देखेंगे एच का मान आपको दिया हुआ है, निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी, 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर का मान जो है आपका 3.5 स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 144 और प्लस ये हो जाता है आपका 12.25। इसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर ये 0.25 जो है आपका रह जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 156, और ये रूट से जो है बाहर निकल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये रूट है तो कितना गुने कितना 156.25 होता है, तो ये 12.5 को 2 बार अगर गुना करेंगे 12.5 गुने 12.5 तो आपका ये रिजल्ट आता है, इसलिए 12.5 जो है बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा एल का वैल्यू पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट दे दिया है, तो यहाँ पे अब लिखते हैं, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला जो मैंने बता दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लिखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट्स दे दिया है कि हम क्या निकालने वाले हैं, अर्धगोले का वक्र प्लस शंकु का वक्र इज इक्वल टू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस करेंगे, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं प्लस, आप लाइन से लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत क्लियर है। अब दोनों के फॉर्मूले हमको लिखने होते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। मैंने ये बताया था कि आप इसमें कॉमन लेने के बाद वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। कॉमन देखेंगे क्या क्या है, 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, पाई इसमें है, इसमें है, आर जो है दोनों सेम है तो इसलिए 2 आर है, इसमें 1 आर है तो कॉमन ले सकते हैं। पाई आर को कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका यहाँ पे बचेगा 2 आर प्लस यहाँ पे बचेगा आपका एल। अब इसमें वैल्यू को पुट कीजिए तो देखिए पाई का जगह आप 22/7 रख देंगे, इनटू आर की जगह जो है आप 3.5, क्योंकि दोनों का आर जो है वो सेम है तो इसलिए यहाँ पे रख देंगे 3.5, ब्रैकेट में आ जाइए 2 इंटू आर की जगह फिर से 3.5 और प्लस एल की जगह आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है, ये देखिए यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर आप एल की जगह रख देंगे। और उसके बाद इसका कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे फिर से आपका बेसिक कैलकुलेशन काम करेगा। यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, इसको उड़ा भी सकते हो ऐसे, तो नीचे में 10 दे दिया जाता है, 7 से 7 पंचे 35 हो गया, और उसके बाद ये 5 दूना 10 हो गया, और 2 से इसको काट देंगे तो ये हमारा 11 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 11 बच गया। फिर ब्रैकेट के अंदर जो है आपका ये 7 हो जाएगा, 3.5 इंटू 2 तो 7 प्लस हो जाएगा आपका 12.5, और इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रिजल्ट ये आपका 11 इंटू हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 12 7 19 हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। इसको आप गुना कर देते हैं तो 11 पंचे 55 हासिल 5, 11 नमा 99 और 5 104 हासिल 10, 11 इकाई 11, 10 21 हो जाएगा। और उसके बाद पॉइंट जो है 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से हम लोग फिगर बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं फिगर बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कह रहा कि कोई एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब कोई एक घनाकार बिल्डिंग है
इसमें हम लोग ये घन जैसा फिगर बनाएंगे। घनाकार कहने का मतलब कि घन जैसा एक फिगर होगा। और इस क्वेश्चन में बोल रहा कि इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर जो है एक अर्धगोला बनाया हुआ है। इस ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला कैसे बनेगा? तो मतलब इसके छत पर जो है इस तरह का एक फिगर ऊपर में बनाया गया है, छत के ऊपर। मतलब ऊपर से अगर देखो ना, ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का फिगर देखेगा। ये अगर सिर्फ छत का डिजाइन है, ऊपर से देखने पर, जब ऊपर से आप देखेंगे तो छत आपको जो है वो 4 कोने में नजर आएगा। तो उसके ऊपर एक अर्धगोला बनाया गया है। इसका मतलब इसके अंदर इस तरह का फिगर आपको ऊपर से देखने को मिलेगा। ये इस तरह का फिगर थोड़ा सा अल्टर हो गया, लेकिन इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। ये घनाकार ब्लॉक है और इसके छत के ऊपर जो है बोल रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इसका मतलब ऊपर में इस तरह से रखा है। अगर ऊपर से इसको देखेंगे तो हमको इस तरह का दिखेगा। मतलब कि ये पोर्शन जो है हमारा खाली रह जाएगा। गौर से देखना, ये पोर्शन जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये पोर्शन हमारा ऊपर छत का खाली रह जाएगा। और जो पोर्शन गोलाकार नजर आ रहा है वो मतलब एक अर्धगोला ऊपर उठा हुआ होगा। ठीक है, तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। मतलब कि ये जो अर्धगोला बन रहा है उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखेंगे, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, मतलब ये जो ब्लॉक है घनाकार, इसका भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो घन में जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 7-7 सेंटीमीटर हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। इसके छत के ऊपर से देखेंगे तो छत का जो आकृति होगा वो लंबाई, चौड़ाई उसका भी सब 7-7 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और सब ऊपर में हर तरफ का जो भुजा होगा वो 7-7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा कि जो ऊपर में अर्धगोला बनेगा उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। व्यास हम लोग किसी भी गोलाकार आकृति में किस पोर्शन को कहते हैं? तो कोई भी गोलीय आकृति है अगर, तो उसका एक केंद्र होता है और केंद्र से होकर जाने वाला जो सबसे बड़ा जीवा होता है इसको हम लोग व्यास कहते हैं। ये सबसे बड़े लाइन को हम लोग व्यास कहते हैं और व्यास का आधा होता है इसकी त्रिज्या, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा लाइन कितना हो सकता है? तो अगर ऊपर से देखने पर हमारा सब भुजा जो है इस घनाकार ब्लॉक का 7-7-7 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी तो 7 सेंटीमीटर होगा, जिसको हम लोग व्यास कहेंगे। या इधर से ऐसे आओ केंद्र से होता हुआ तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अधिकतम व्यास जो है हमारा, चाहे इधर से व्यास को हम लेते हैं ऐसे, चाहे इधर से लेते हैं, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो इसके बराबर होगा। ये 7 सेंटीमीटर है, इसलिए ये भी व्यास जो है हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस बात को लिख सकते हैं। जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया होता है हम पहले उसको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो हमको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मैंने पहले भी पीछे क्वेश्चन में बता दिया है कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है में कि हमको घनाकार ब्लॉक की भुजा दी हुई है, घनाकार ब्लॉक की भुजा, और वो कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घनाकार ब्लॉक की भुजा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास जो हमारा हो जाएगा, जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। कि अर्धगोला छत पे बनाया गया है, छत के ऊपर अगर अर्धगोलाकार डिजाइन बनेगा तो छत पर से देखने पर आपको ये डिजाइन नजर आएगा कि ऊपर में ये कोना सब छूट जाएगा जब उस पे गोला बनाया जाएगा, गोल आकृति बनाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमको इसका व्यास पता चलता है तो हम लोग इसका आर निकाल लेते हैं। ये तो मैंने पीछे कंसेप्ट बता दिया है कि कभी भी आपको पहले डी का मान दिखे तो सबसे पहला काम आप आर का मान निकाल लेते हैं, जो कि डी का हाफ होता है, 7/2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये हमारा अर्धगोले की त्रिज्या पता चल गई।
अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मेरा एक आंसर हो गया। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास जो है हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। इससे मैंने आर की वैल्यू इसलिए निकाली है कि अब हमको आगे जो क्वेश्चन करना है उसमें हम लोग त्रिज्या का ही मान रखते हैं। फॉर्मूले में हमेशा त्रिज्या का यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे त्रिज्या का मान निकाल दिया। अब देखेंगे आगे, क्वेश्चन कह रहा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि ये जो फिगर बना है इसका हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर से आ गए उसी कंसेप्ट पे। मैंने बताया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई 2-3 आकृतियां मिल करके कोई एक डिजाइन बना हुआ है, तो आपको अगर उस क्वेश्चन में बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपको अपना माइंड यूज करना होगा कि उस फिगर में पृष्ठ कहां कहां पर है। तो हम लोग इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों का, इसलिए ध्यान देंगे कि ये फिगर जो बना हुआ है इसमें पृष्ठ कहां कहां होगा। तो सबसे पहले ये अगर घनाकार ब्लॉक है तो इसका चारों दीवार होगा, प्लस नीचे होगा और छत होगा। तो 6 पृष्ठ इसमें हो गए। इसमें फिर ऊपर में जो है अर्धगोलाकार डिजाइन बनाया गया है। इसका मतलब ऊपर में ये पोर्शन जो है अर्धगोलाकार डिजाइन बनाया गया है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, पृष्ठ हो जाएगा। तो इसमें कुल 6 सतह होंगे, 6 पृष्ठ और प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठ। लेकिन यहाँ पे एक मैटर ये देखें आप कि जब भी कभी भी किसी ब्लॉक के ऊपर अगर कोई डिजाइन बनाया जाएगा, ब्लॉक के ऊपर कोई डिजाइन बनाया जाएगा, तो इतने दूर का जो छत होता है ना उसको तोड़ दिया जाता है। ये छत जो है हटा दिया जाता है, तभी तो इस डिजाइन का एक मतलब होगा। जैसे मेरे छत पे अगर कोई ऊपर में गुंबद टाइप का आकृति बनाया जाएगा, तो जितने दूर में वो गुंबद उठेगा गोलाई में, उतने दूर का नीचे का छत जो है वो तोड़ के हटा दिया जाता है। इसमें भी वही चीज होगा कि अगर ऊपर में गोलाकार गुंबद बनेगा तो इसको यहां पर से तोड़ करके ऊपर का छत तोड़ दिया जाएगा, तभी तो नीचे से ये गोलाकार डिजाइन दिखेगा। लेकिन जब छत तोड़ा जाएगा तो क्या पूरा ऊपर का छत तोड़ दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। यहां पे देखेंगे ये ऊपर का छत है, तो इसमें गोलाकार जो डिजाइन बनेगा वो सिर्फ इतने दूर में होगा, मतलब इतने छत को तोड़ दिया जाएगा। जितने दूर में वो गोलाकार डिजाइन बनेगा उतने ही छत को तोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन मेरा बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा। अब ऐसे डिजाइन का तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमको बताया ही नहीं गया बुक में। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे पृष्ठ में से, इस क्षेत्रफल में से इस वृत्ताकार क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इस पूरे क्षेत्रफल में से वृत्ताकार क्षेत्र को माइनस कर देंगे, तो मतलब हम ये समझेंगे कि छत को तोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें कि जो भी ठोस आकृति बन गई है, तो उसको हम लिखें अगर कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे वक्र है या संपूर्ण है ये नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 × a², मतलब कि यहाँ पे जो घनाकार ब्लॉक है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया है, और फिर प्लस किया गया है इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 2πr²। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर हम उस घनाकार ब्लॉक का 6 पृष्ठ ले लेते हैं, तो फिर जो छत टूटेगा वो कहां से टूटेगा। तो देखिए वो जो छत तोड़ा जाएगा, ऊपर का जो पोर्शन तोड़ा जाएगा, बीच का पोर्शन, तो वो घनाकार ब्लॉक का ही तो एक हिस्सा होगा। और घनाकार ब्लॉक में कोई एक पूरा छत नहीं तोड़ा जाएगा, छत का कोना जो है वो बच जाएगा। तो अगर हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है घनाकार ब्लॉक का, उसके 6 पृष्ठ का, तो हमको इसमें से माइनस कर देना चाहिए। क्या माइनस कर देना चाहिए? जितना पोर्शन उसका तोड़ा जाएगा, मतलब ये गोल आकृति जो है छत का तोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए हम माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस कर दिया जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है πr²।
बहुत ध्यान से समझने का है ये कि इसमें बोला कि कोई घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोलाकार डिजाइन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो भैया घनाकार ब्लॉक में तो 6 पृष्ठ होंगे, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। फॉर्मूला होता है 6a²। फिर उसके बाद उसके ऊपर में अर्धगोला बना हुआ है, तो हमने उसको 2πr² वाला फॉर्मूला लगा दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसमें बात यह आ रही है कि फिर जो अर्धगोलाकार डिजाइन है उसका वृत्ताकार डिजाइन जो छत पे बना हुआ है उतना छत को तोड़ देना है। तो जो तोड़ा जाएगा वो तो हमारा छत में से तोड़ने वाला जो गोलाकार डिजाइन है ये पोर्शन टूट जाएगा। तो जो तोड़ा जाएगा वो तो हमारा छत पर का वृत्ताकार डिजाइन होगा, इतना दीवार को हटा दिया जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ छत पर जो है एक वृत्ताकार डिजाइन काट करके हटा लिया गया। तो इस तरह से हमको इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। मान रख के देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 6 इंटू यहाँ पे a जो होता है वो हमारा घनाकार ब्लॉक का भुजा कहलाता है। घन के भुजा को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब a की जगह हम रख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस ये देखो 2πr² है माइनस πr², ये दोनों सेम है तो इसलिए हम 2 में से इसको घटा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1πr² मानते हैं, तो इसलिए हम इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा सिर्फ πr², मतलब 1πr² बचेगा। 2πr² माइनस 1πr², यहाँ पे 1πr² बचेगा, 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें कैलकुलेशन करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे तो 6 इंटू 7 7 49 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे इसके जगह 22/7 रख देंगे और इंटू आर की जगह हम क्या रखेंगे, आर जो है हमारा 7/2 इंटू 7/2 दो बार है क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार इसमें मान रख देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6 × 54 के 4 हासिल 5, 6 × 4 24 और 5 29 हो जाएगा और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, इसको भी हम काट देंगे 11 बार में। तो ये अब इसको गुना कर दीजिए तो 11 7 77 और बट्टे में हो जाएगा आपका 2। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 294 प्लस ये भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 3 6, 1 बचा इसमें तो 2 8 16 और पॉइंट 2 5 6 10 इतना आ जाएगा। और इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसमें 5 पॉइंट ये 8 4 12 हासिल 1 और ये हो जाएगा 9 3 12 1 13 हासिल 1 2 1 3 332 और इसका जो यूनिट था वो हमारा था सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में यूनिट था और ये हमने निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रख दिया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा आता है। ये देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ही बोले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि उस फिगर में पृष्ठ कहां कहां है। तो मैंने तो सोच लिया कि 6 पृष्ठ हैं घनाकार ब्लॉक के और ऊपर में अर्धगोला बनाया गया मतलब अर्धगोले का पृष्ठ है, लेकिन उसमें से तोड़ा जाएगा कितना, जो वृत्ताकार डिजाइन होगा उतना दीवार को तोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए ये 6 पृष्ठ हो गए और ये अर्धगोले का पृष्ठ जोड़ दिया गया और उसमें एक वृत्ताकार डिजाइन को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए हमने एक वृत्त का माइनस कर दिया यहां पे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करके हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर से ये टर्म हमको याद रखना है कि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो भी फिगर बनेगा उसका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर से एक घनाकार ब्लॉक है तो ब्लॉक बना दीजिए और उसमें फिर एक गड्ढा किया गया है अर्धगोलाकार। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो अर्धगोला था वो ऊपर की ओर निकाला गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो गड्ढा किया गया वो अंदर की ओर किया गया है। तो ये एक घन है और उसके बाद इसके अंदर जो है वो गड्ढा किया गया है गोलाकार ऐसे।
तो आप देखो कि अगर किसी ब्लॉक में ये अर्धगोलाकार गड्ढा किया जाएगा तो क्या होगा, यहां पर का जो छत है वो तो गायब हो जाएगा और उसके बाद हमारा फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। ये फिगर जो है हमारा मिलेगा, छत गायब हो जाएगा क्योंकि जैसे ही गड्ढा करोगे तो यहां पर का जो भी मटेरियल होगा वो तो हटा दिया जाएगा। तो मतलब छत का जो क्षेत्रफल है वो उसमें माइनस होगा, और वो भी पूरा माइनस नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। जो छत है आपका वो आपका कुछ इस प्रकार होता है, बिल्कुल 4 भुजाओं बराबर जैसा एक वर्ग हम बनाते हैं, और इसके ऊपर में बोल रहा है कि यहाँ पे वृत्ताकार डिजाइन, मतलब अर्धगोला बनाएंगे तो ऊपर का पोर्शन तो वृत्ताकार होगा ना, इस तरह का पोर्शन काट लिया जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर से एक वृत्त को काट लिया जाएगा। तो आप देखेंगे जब एक वृत्ताकार डिजाइन छत पर से काट लिया जाएगा तो फिर से ये पोर्शन हमारा बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे छत को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, पूरे छत को हम माइनस नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सेम टू सेम फिर पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया कि इस फिगर में अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस घनाकार ब्लॉक में पृष्ठ कहां कहां होगा, देखेंगे इसका चारों दीवार होगा, नीचे भी होगा और छत में भी होगा, लेकिन छत में जो है वो वृत्ताकार डिजाइन को काट के हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब वही फॉर्मूला जो पीछे क्वेश्चन में हम लोग यूज किए, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। लेकिन यहाँ पे बस फर्क इतना है कि इस क्वेश्चन में हमको कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, किसी भी चीज का मान नहीं दिया हुआ है, नंबर के फॉर्म में कोई भी मान हमको नहीं दिया हुआ है। अगर नंबर के फॉर्म में हमको मान नहीं दिया हुआ है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें रिलेशन दिया हुआ है, आप इसको गौर से पढ़ेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब ये रिलेशन आपको यूज करना है, मान तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बताया जा रहा है कि अर्धगोले का व्यास उतना ही होगा जितना कि घन का एक किनारा होगा, घन का भुजा जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में मान लेंगे, माना कि यहाँ पे हम दिया हुआ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा, आप कह सकते हो यहाँ पे, या डायरेक्ट लिख भी सकते थे कि घन की भुजा। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर हम मान रहे हैं इसको ए मान लेते हैं क्योंकि हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर के फॉर्म में वो मान नहीं दिया हुआ है तो भुजा की जगह आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो इसलिए अगर ये हमारा ब्लॉक की भुजा ए है, मतलब कि अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास वो उसके बराबर होगा। तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास आपका क्या हो जाएगा, जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है वही अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां लिखा हुआ है अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब घन का किनारा जितना उतना ही अर्धगोले का व्यास। और जैसे ही आपको व्यास दिखता है तो आप क्या करते हो, अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाता है, व्यास का आधा हो जाता है। बहुत सिंपल, पीछे भी हमने ये बता दिया है इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फिगर हमारा बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए वो घनाकार ब्लॉक है, उसमें 6 सतह होते हैं, तो हम लोग 6a² का मतलब हुआ कि घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे उसमें जो अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया। तो जब गड्ढा खोदा जाएगा तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये तो पृष्ठ रहेगा ना, यहाँ पे तो सतह रहेगी, ये तो जमीन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम प्लस कर देंगे अर्धगोलाकार डिजाइन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। लेकिन इस 6 सतह में से हमको माइनस कितना करना है, तो जो ऊपर में इसको वृत्ताकार डिजाइन काटा जाएगा उतना माइनस कर देना है। तो इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे -πr², वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है 6 इंटू ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए जो है वो घनाकार ब्लॉक की भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे,
तो भुजा को तो हम ए ही माने हुए हैं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले में जो ए लिखाया है ये मान असल में ए ही रह जाएगा, इसलिए इसको हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ये 6a² रह जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ये हमारा 2πr² है माइनस πr² है, तो ये घट करके सिर्फ πr² बच जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, कैलकुलेशन इसका बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। बस फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमको ए का मान दिया हुआ था, आर का मान दिया हुआ था नंबर के फॉर्म में, तो मैंने रखा था और इसका कैलकुलेशन किया था, हमारा आंसर आया था। लेकिन यहाँ पे हमको मान नहीं दिया हुआ है, मैंने इसको खुद माना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो सकता है वो करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 6a की जगह तो a ही रहेगा, प्लस पाई की जगह पाई ही रखेंगे, इसमें 22/7 नहीं रखेंगे क्योंकि इसका जो आंसर है बुक में वो पाई के फॉर्म में ही आया है, तो इसलिए हम लोग पाई की जगह पाई ही रखते हैं। और आर की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए आर को हमने ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि जो उसका व्यास आया था ए, उसके बदले जो है हमारा a/2 हो गया था आर का मान, तो इसलिए आर की जगह हम यहाँ पे इंटू दे करके आर की जगह a/2 रखेंगे, और चूंकि यहाँ पे r² है इसलिए हम a/2 इंटू a/2 2 बार रखेंगे, स्क्वायर रहता है तो हम लोग उसका मान 2 बार रखते हैं। अब ये कैलकुलेशन कितना हो सकता है, देखिए 6a² प्लस यहाँ पे πa² हो जाएगा, ऊपर में a इंटू a और नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो देखिए a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a² को, तो a² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 प्लस π/4। आपका बुक में आंसर ऐसा भी हो सकता है, इतना क्योंकि इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, पाई के फॉर्म में ही आंसर रखना है। अगर नंबर में रखेंगे तो 22/7 फिर इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा आंसर हो सकता है। या इसमें जो है फिर से इसको एलसीएम लेकर के बट्टे पर का जोड़ बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा a² और ये हमारा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस पाई। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये a² बाहर में है और ये 4 जो है सबके नीचे है, तो इस 4 को हम नीचे इसके ला सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a²/4। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये लिख सकते हैं आप a²/4। ये 4 जो है इसके बाहर हम ले रहे हैं, a²/4 हो गया और ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 24 प्लस पाई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो सकता है। आपके बुक में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। हमारा काम होता है कि वो लास्ट स्टेप जहां तक हो सकता है, जिसके बाद काम रुक जाए, वहां तक हम काम करके छोड़ देते हैं और उसी को हम आंसर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा था, जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो पृष्ठ मैंने सोचा कि पृष्ठ कहाँ कहाँ है, तो ये घनाकार ब्लॉक में 6 सतह है, लेकिन उसमें 6 में से बस ऊपर वाले सतह का जो है एक गोल वृत्त काटा जाता है, तो इसलिए 6 सतह को और प्लस वो जो अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया तो इसका अपना सतह बन जाएगा, यहाँ पे फिर सतह हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्लस किया और एक वृत्ताकार जो है डिजाइन काट लिया गया है घन के आकृति से, तो इसलिए यहाँ पे एक वृत्त का माइनस कर दिया क्षेत्रफल। कैलकुलेशन किया हमने, ऑलरेडी ब्लॉक की भुजा से व्यास लिखा था, व्यास को आधा करके त्रिज्या लाया हुआ था, मान पुट किया और आंसर हमारा इस तरह से आ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि कोई दवा का कैप्सूल है और वो कैप्सूल जो है, दवा का कैप्सूल हम लोग खाते हैं ना, कैप्सूल वाला दवा जो होता है वो, और वो दवा जो है वो कैसा है, तो लिखा है कि एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब जो दवा है ना वो आपका बेलन के आकार का है। मैं बेलन को ऐसे गिरा के बनाता हूं, ये हमारा कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का दवा है और इस क्वेश्चन के अनुसार इसके दोनों सिरे पर, दोनों तरफ जो है वो एक अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी और इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरे पर जो है वो अर्धगोला लगा हुआ है। ऐसा कैप्सूल है और हम लोग देखते हैं कैप्सूल ऐसा ही होता है।
इस क्वेश्चन में आगे देखेंगे पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक ये पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई। ठीक है, आगे इसमें जो दिया हुआ है उसका व्यास 5 mm है। किसका व्यास? तो कैप्सूल के बारे में बोला था ना, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14, इसका मतलब कैप्सूल का ही व्यास दिया हुआ है 5 mm। व्यास का मतलब ये पोर्शन जो है हमारा दिया हुआ है 5 mm, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखते हैं दिया है, पहला चीज इसमें दिया हुआ है कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई यहां पे आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, फिगर से भी समझ सकते हैं कि जो कैप्सूल का व्यास है ना वो असल में उस अर्धगोले का भी व्यास होगा और बेलनाकार भाग का भी व्यास होगा। व्यास हम इसको कहते हैं ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये पोर्शन। तो आप देख लीजिए ना कि ये व्यास जो है बेलन वाले पार्ट का भी हो जाएगा और यही व्यास जो है वो अर्धगोलाकार भाग का भी हो जाएगा। ये व्यास जो है दोनों पार्ट के लिए, अर्धगोले का भी व्यास होगा और बेलन का भी व्यास होगा, और ये हमको दिया हुआ है 5 mm। सॉरी, यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर है वो असल में mm में होगा, क्योंकि कैप्सूल 14 सेंटीमीटर का तो नहीं होता ना, mm होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर देते हैं। ये mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में, क्योंकि इसका व्यास भी मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में छोटा होता है ना, इसलिए ये 14 मिलीमीटर का होगा और व्यास इसका 5 मिलीमीटर का होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो भी मिलीमीटर में ही आएगा, हम उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो अब ये हो गया हमारा कैप्सूल का व्यास। कैप्सूल का व्यास कहने का मतलब यहाँ पे बेलनाकार भाग का व्यास भी और अर्धगोलाकार भाग का व्यास भी। तो जैसे ही हमको व्यास दिखता है हम क्या निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा 5/2। इसको पॉइंट में भी बदल सकते हो या ऐसे ही रहने दो इसको mm, ये आर का मान भी हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पूरा कैप्सूल बना है, तो कैप्सूल का क्वेश्चन में बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आप खुद से दिमाग लगा लीजिए। आप पिछले क्वेश्चन में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमको पूछा जाता है तो हम लोग किस तरह से सोचते हैं, ये आपको दिमाग लगाना है। देखिए इस कैप्सूल में पृष्ठ कहाँ कहाँ होता है, तो ये कैप्सूल जो है बाहर से पूरी तरह बंद होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसी के अंदर जो है वो दवा भरा रहता है, पाउडर भरा रहता है। इसमें कैप्सूल के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं होता है, यहाँ पे कोई दीवार नहीं होती है, यहाँ पे कोई पृष्ठ नहीं होता है, ये खाली होता है, तभी तो इसमें दवा भरा रहता है पूरे में। तो हमारा क्या पोर्शन बन रहा है, गौर से देख लो, अंदर का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा बेलनाकार पोर्शन जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंदर में इसमें कहीं पे भी पृष्ठ होगा ही नहीं, अगर पृष्ठ होगा तो पूरे में दवा भरेगा ही नहीं, इसलिए ये खाली होता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड प्लस कर देंगे 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लो ना गौर से, जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हो जाएगा हमारा सिर्फ यहां से ये पोर्शन पृष्ठ, और 2 अर्धगोले का मतलब होगा ये प्लस ये। यहाँ पे 2 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि दोनों का साइज सेम है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें हम लोग इसके फॉर्मूले लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, 2πRh होता है, और फिर प्लस यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ पे जो जो फॉर्मूले में आया है क्या हमको वो सारी चीजें पता है या इसमें कुछ निकालने की जरूरत है? तो देखिए गौर से, ये पाई तो हम जानते हैं, आर का मान हमको पता है, लेकिन एच का मान नहीं पता है, बेलनाकार भाग के एच का मान नहीं पता है। तो देख लीजिए गौर से, बेलन का एच क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो
लेंथ होगा, इसी को तो हम बेलन की ऊंचाई कहेंगे। अगर ये खड़ा रहता तो इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। जो बेलनाकार भाग है, जहां तक डिजाइन है उतने भाग का जो लंबाई होगा वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो कुल हमको दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, कुल हमको 14 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से इतने पोर्शन को आप माइनस कर दीजिए और यहां से इतने पोर्शन को माइनस कर दीजिए। कुल में से हम माइनस कर देंगे इतना और इतना। तो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है, इसकी त्रिज्या बन रही है 5/2 और इधर की त्रिज्या भी 5/2। तो ये भी तो त्रिज्या ही होती है, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5/2 और उतना ही पोर्शन इधर भी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है 2 5/2 इसमें से माइनस करने वाले हैं। तो 2 5/2 असल में 5 होता है, 2 5/2 असल में 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, ऊपर में ही लिख देना है आपको। पहले यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लिखा कि आप इसमें देख सको कि जो फॉर्मूले में यूज हुआ है वो सब मान हमको पता है, और अगर नहीं पता होता है तो हम लोगों को ये मान पहले ऊपर में निकाल लिया जाता है। तो हमने फॉर्मूला पहले लिखा आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए एक मान h बच जाता है, तो इसलिए ये निकालना हमको जरूरी होता है। बेलन की h बराबर मतलब ऊंचाई बराबर कुल है 14 mm, उसमें से माइनस कर देंगे 5 mm। कैसे, यहाँ पे 5/2 मतलब 2.5 यहाँ और 5/2 मतलब 2.5 यहाँ, तो दोनों मिला के 5 हो जाता है। तो 5 माइनस होने पर ये हमारा कितना बच जाएगा 9 mm। अब हम h का भी मान पता है, r का भी मान पता है, पाई का मान तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं। इसमें कैलकुलेशन को कम करने के लिए देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, पाई है, इसमें पाई है, इसमें एक r इसमें है और 2 r इसमें है। तो हम 2πr को कॉमन ले लें अगर यहाँ पे, तो हमारा अंदर में क्या बच जाएगा, सिर्फ h बचेगा और प्लस यहाँ पे एक 2 बच जाएगा और एक r बच जाएगा। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 इंटू पाई की जगह तो हम लोग 22/7 रखते हैं जब तक क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए बोला नहीं जाता। r की जगह हम रख देंगे 5/2, फिर ब्रैकेट के अंदर h की जगह हम लोग 9 mm रखने वाले हैं, 9 mm रखने वाले हैं, तो इसलिए h की जगह हम लोग रख रहे हैं 9 प्लस 2 इंटू फिर से r की जगह हम लोग रखने वाले हैं 5/2। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 2 से 2 ऊपर नीचे कर जाता है, फिर यहाँ 2 से 2 ऊपर नीचे कर जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 और नीचे में बच जाएगा 7 और इस ब्रैकेट के बदले हम लोग गुना का निशान दे देंगे यहाँ पे और ये 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। फिर ये गुना में है, ऊपर 14 है नीचे में 7 है, तो इस 7 से आप काट सकते हैं इस 14 को, तो ये हो जाएगा 110 गुने 2 और 110 गुने 2 कितना होता है, तो 220 होता है। और यह रिजल्ट जो है हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि इसके जो यूनिट दिए हुए थे, जो मान दिया हुआ था वो मिलीमीटर में था और इसका जो हम लोग निकाल रहे हैं वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो जिस यूनिट में वो दिया रहता है, लंबाई, उसका व्यास, त्रिज्या कुछ भी, तो वो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने इसका भी आंसर देख लिया। इसमें बस ये सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। किसी भी फिगर के लिए जब पृष्ठ बोला जाता है ना, तो हमको ये देखना होता है कि उस फिगर में पृष्ठ कहाँ कहाँ है। इसमें बोला था कि ये कैप्सूल है, तो कैप्सूल के अंदर तो दवा भरा रहता है, इसका मतलब अंदर में कोई पृष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब हम समझ चुके थे कि ये बेलन का वक्र पृष्ठीय यूज होगा और अर्धगोलाकार भाग का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा, जो कि मैंने लैंग्वेज में भी लिखा और उसके बाद मैंने फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज नहीं भी लिखते हो, डायरेक्ट ये फॉर्म रखते हो, तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। इसमें आपके नंबर, आधे नंबर भी नहीं काटे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप बना सकते हैं जैसे मन करे, फ्री हैं आप यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने ये आंसर भी देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन हो सकता है, जो फिगर बन सकते हैं, मैं बनाते चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। मतलब तंबू का मतलब जो रहने के लिए हम लोग तिरपाल से बनाते हैं, जो मैरिज सेरेमनी में सजावट होती है, ऊपर में ऐसे निकला हुआ होता है गुंबद की तरह और फिर इस तरह से
नीचे जो है डिज़ाइन बना हुआ होता है, चारों तरफ से तिरपाल लगे हुए होते हैं। तो उसी तरह का चीज़ बनाया गया है, तंबू उसी को कहते हैं। तो कोई तंबू जो है वो है बेलन के आकार का, मतलब यहाँ पे एक बेलन आप बना दीजिए, ये बेलन के आकार का तंबू हो गया, ये ऐसा हो गया इसका नीचे का पोर्शन। आगे फिर बोल रहा जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर जो है एक शंकु बना हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर में शंकु बना देते हैं। ये देखिए डिज़ाइन उसी तरह का तिरपाल जो बनता है कुछ उसी तरह का बन गया। यहाँ पे जो है चारों तरफ से कपड़े लगे हुए होते हैं और ऊपर जो है ये सजावट ऊपर थोड़ा उठा दिया जाता है, गुंबद टाइप का बना दिया जाता है जो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। देखिए ये 2 नंबर एक साथ दिया है और यहाँ लिखा हुआ है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, यहाँ भी 2 टर्म है और ये 2 नंबर हैं। इसका मतलब जो पहला टर्म होता है वो पहला मान को दिखाएगा और जो दूसरा टर्म होता है वो दूसरे मान को दिखाएगा। मतलब जो बेलनाकार भाग है ना उसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 2.1 मीटर। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, इसको दिया है में बेलनाकार भाग का h बराबर 2.1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद आपको व्यास दिया हुआ है इसका, ये है आपका 4 मीटर, इसलिए हम यहाँ से r निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 मीटर कट के, और ये हमारा 2 मीटर जो है इसका r निकल गया, किसका, बेलनाकार भाग का। आप देखें गौर से, ये बेलन का r जितना होगा नीचे और ऊपर तो बराबर होता है ना, तो ये बेलन का r जितना होगा तो ये शंकु का भी तो उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शंकु का r बराबर जो है वो भी 2 मीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन में आप देखें आगे क्या लिखा हुआ है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब L का मान आपको दिया हुआ है 2.8 मीटर। जो चीजें दी हुई हैं मैं उसको लिखते चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए बार बार पढ़ना सही नहीं लगता। अब बोल रहा तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस का वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय, ये तो कुछ भी नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, बस बोला कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस कितना यूज हुआ, मतलब इसमें कपड़ा कितना लगा, इस पूरे डिजाइन को बनाने में, इस तंबू को बनाने में कपड़ा कहां कहां लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जमीन में कपड़ा तो कोई नहीं लगाता भाई, जमीन में कौन देगा। और यहाँ पे भी कपड़ा नहीं होगा। अगर यहाँ पे कपड़ा लगा दोगे तो फिर इस डिजाइन को बनाने का मतलब क्या रह जाएगा, अंदर से तो ये लुकिंग आएगी ही नहीं। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में भी यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं होगा। मतलब आपका जो तिरपाल है ना, जो तंबू है, उसमें जो कैनवस लगाना है आपको, जो कपड़ा लगाना है, वो बस ऐसे फिगर में लगाना है। तो आप ये देख लो, अब क्या निकालोगे, ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकालोगे और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर में शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैनवस का क्षेत्रफल बराबर कैनवस का क्षेत्रफल, इसमें वक्र या संपूर्ण कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो हम लोग बस ज्ञात कर रहे हैं। कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कैनवस का क्षेत्रफल। और फिगर से हम देख रहे हैं कि कैनवस कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। बेलन के वक्र पृष्ठ में यूज होगा और शंकु के वक्र पृष्ठ में यूज होगा। तो कैनवस का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हमको कोई भी फिगर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम बस उस फिगर में देखते हैं कि उस फिगर में वो पृष्ठ कहाँ कहाँ पे होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे दोनों के लिए। हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr(l). अब देख लीजिए कि इस फॉर्मूले में जो जो आया है वो सारे मान आपको पता है कि नहीं। r का मान तो आपको पता है, दोनों का 2 2 ही है।
तो हम लोग रख देंगे h का मान जो है आपको पता है, यहाँ पे देखो h का मान बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 रख देंगे, l का मान भी 2.8 पता है। अब इसमें मान रखिए और उसका कैलकुलेशन करते हैं। मान रख करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले कॉमन लेने का कुछ है क्या, यहाँ पे पाई कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, और r जो है दोनों का बराबर है इसलिए हम r भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई r और ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे 2 और h प्लस यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ l। अब इसमें मान रखते हैं तो पाई की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, 22/7 रखने वाले हैं, गुने r की जगह 2 रखने वाले हैं, ब्रैकेट 2 इंटू h की जगह हम लोग रखने वाले हैं 2.1 और प्लस l की जगह हम लोग रखने वाले हैं 2.8। अब देखेंगे इसका कैलकुलेशन अगर आप आगे करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे में जगह कम बच रहा है इसलिए मैं इसको इधर लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं अगर, तो ये कैनवस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पे लिखा हुआ है कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन इसके आगे भी क्वेश्चन है कुछ और, मतलब हम इसको और सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस कम है। इसको लिखने के बाद मैं इरेज कर दूंगा। अगर आप लोगों को लिखना है तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 22 गुने 2 ऊपर में है तो 22 दूना 44 हो जाएगा और नीचे में रह जाएगा 7, और ये ब्रैकेट है आपका, ये दोनों गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.2 और फिर प्लस जो है वो आपका हो जाएगा 2.8। अब इसको एक जगह सॉल्व कीजिए तो ये 44/7 और ये दोनों जुड़ने वाला है इसलिए ब्रैकेट के बदले हम लोग गुना दे देंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 पॉइंट के पॉइंट और 4 2 6 1 7। तो ये असल में कितना है, देखो ये 7 है, ये 7.0 का मतलब सिर्फ 7, तो इसलिए हम 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और ये हमारा रिजल्ट जो है बच जाएगा 44। और ये यूनिट इसका किस में था, मीटर में, तो इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे का मान निकालेंगे। ये जो रिजल्ट आया है इसको ध्यान में रखना है, आगे का मान निकालना। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो कैनवस इतना लगा है ना 44 मीटर स्क्वायर, तो इस कैनवस का खर्च निकालना है। खर्च निकालने के लिए हमको रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे और खर्च निकालेंगे। तो इसलिए मैं इसको अब यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ, हमको बस इस मान की ज़रूरत है, ये सब मिटाने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग अब आगे देखेंगे जो रिलेशन दिया हुआ है कि 500 रुपया जो है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है। तो इस रिलेशन को हम लोग जब भी खर्च निकालना हो तो पहले जो रिलेशन दिया होता है वो लिखा जाता है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, सब में हम लोग ऐसा ही कंसेप्ट यूज करते हैं, कैनवस की लागत बराबर दिया हुआ है 500 रुपया। आप देख लीजिए ना इसको कैसे दिया हुआ, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो खर्च है वो है आपका 500 रुपया। तो उस बात को हम ऐसे रिलेशन में लिखते हैं, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 500 रुपये, तो इसलिए हमारा टोटल कितना मीटर स्क्वायर है कैनवस, 44 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर 500 गुना कर देते हैं 44 से। जब एक का वैल्यू आपको पता हो तो आपको जितना का मान निकालना हो उतना से उस एक की वैल्यू को गुना कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाता है। आप इसको गुना करेंगे तो आपको आएगा 5 चौके 20 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 इतना, और ये रुपया में आंसर आएगा। मतलब 44 मीटर स्क्वायर का जो खर्च होगा ना वो कैनवस खरीदने में, तो वो आ जाएगा आपका 22,000 रुपया। ठीक है, तो इसमें भी वो सारे कंसेप्ट हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड देखे हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया है। आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, मतलब कोई बेलन है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बेलन बना देते हैं। बेलन में जो ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है उसको भी हम लोग इधर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब ये कह रहा कि इस बेलन में
इस बेलन की ऊंचाई जितनी है उतनी ही ऊंचाई हो और उतना ही व्यास हो, इसके अंदर से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब इसमें से एक शंकु जो है वो काट करके निकाल लिया जाता है। ये इस तरह का फिगर बनेगा, देखेंगे फिगर कैसा बनता है। ये हुआ और इधर से जो है ये डिजाइन जो है आपका आ जाएगा। मतलब यहां से जो शंकु है ना वो काट के इतना जगह जो है निकाल लिया गया है। ये देखें, मतलब ये पहले बेलन था पूरा, इसमें क्या किया गया है, इतना शंक्वाकार भाग जो है इसको इस तरह से काट करके निकाल लिया गया। तो अब बोला जा रहा शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस शेप में आप देखो पृष्ठ कहाँ कहाँ है, तो हम इसके पृष्ठ को देखें तो एक ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है जो कि ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। नीचे में पृष्ठ होगा जो कि वृत्त का क्षेत्रफल माना जाएगा, और ये पृष्ठ होगा जो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बतावें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का क्षेत्रफल। देखो ना ये उल्टा बना हुआ है शंकु, इसी को आप ऐसे अगर बना देते हो तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय नहीं होगा, तो इसी को उलट दिया गया है। तो यहाँ पे ये पृष्ठ है, ये सतह जो है शंक्वाकार होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे ऐसे गया हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें जोड़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग उससे पहले जो इसमें दिया हुआ है मेजरमेंट, वो सारे मेजरमेंट को बारी बारी से लिखते हैं। पहले दिया हुआ है बेलन के बारे में, तो दिया है करके हम लोग इसके मान को लिखते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में हम किए हैं। दिया है बेलन की h बराबर, यहाँ पे ऊंचाई है तो h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का मान आपको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। जैसे ही व्यास दिखा तो r का मान निकल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर अपॉन 2, और ये कट करके जो है आपका 0.7 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब इसमें जो ये शंकु काट के निकाला गया है, तो इसकी जो ऊंचाई है और इसका जो व्यास है, शंकु का ऊंचाई जो है यहां से यहां तक का माना जाएगा और व्यास जो है वो यहां से ये पोर्शन माना जाएगा। तो बोल रहा कि इसकी भी ऊंचाई उतनी है और व्यास उतना ही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए शंकु की h बराबर, शंकु की h जो है दोनों सेम है, इसलिए हम दोनों को सेम चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल h से, और ये दोनों का मान जो है 2.4 सेंटीमीटर होगा, और r इसका जो है जितना है उतना ही इसका भी r हो जाएगा। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग इसका अगर इस फिगर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है, तो हम लोग इसके बेलन के वक्र प्लस शंकु के वक्र और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको L का मान चाहिए। बेलन में L होता है तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। L बराबर जो है फॉर्मूला होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये किसके लिए निकल रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है शंकु की L बराबर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, √h की जगह हम लोग रख देंगे 2.4 का स्क्वायर प्लस r की जगह रख देंगे 0.7 का स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा √24 का स्क्वायर जो है 576 आता है, तो इसलिए ये 576, और ये पॉइंट जो है 2 अंक के बाद हो जाएगा, एक इस 4 का और दूसरा जो फिर 4 लिखा आएगा पॉइंट के बाद वो, तो इसलिए 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये 7 7 49, मतलब 0.49 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड होने के बाद जो है आपका 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 11, 1 12 के 2 हासिल 1, और पॉइंट के पॉइंट दे दिया जाएगा 0 और 5 5 होता है, और एक इसमें का बचा था 6 हो गया 625। 625 का जो रूट से बाहर निकलता है वो निकलता है 25, लेकिन ये चूंकि पॉइंट में तो इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट रह जाएगा।
तो इसके बाद ये सेंटीमीटर में आ गया हमारा 2.5, L का मान जो है वो 2.5 आ गया। तो अब हमको जो मान निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीधे लिखेंगे, लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा है, शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सीधे लिखने वाले हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका रिजल्ट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और क्वेश्चन में खुद लिख रहा निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका आंसर एग्जैक्ट ना भी आए तो इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मतलब 0 पॉइंट समथिंग का ऊपर नीचे इसके रिजल्ट में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक आंसर निकालना है। अगर क्वेश्चन में वो मेंशन हो इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग का ऊपर नीचे रिजल्ट में फर्क हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं जो हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे L का मान 2.5 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो अब हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला जाएगा, मतलब फॉर्मूला होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πRh, प्लस किया जाएगा इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो शंक्वाकार है और यहाँ पे पृष्ठ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL। फिर प्लस किया जाएगा इसमें नीचे जो है वो पृष्ठ है, नीचे जो है सतह होगा वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ये जो है यहाँ पे मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको समझ लो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हल निकालेंगे। इसमें जो कॉमन पोर्शन होता है उसको कॉमन ले सकते हैं आप, पाई सब में है, और उसके बाद r जो है वो सबका एक ही है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए हम πr को कॉमन ले लेते हैं। तो πr अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे हमको बचेगा 2 और h, फिर बचेगा यहाँ पे सिर्फ l, और फिर बचेगा यहाँ पे एक r, क्योंकि r² था, एक r हम कॉमन ले चुके थे। अब मान रखते हैं इसका 3.14 यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। सारे नंबर को हमने देखो यहाँ पे पॉइंट में ही है, या चाहो तो आप उसको 22/7 भी रख सकते हो। इस क्वेश्चन में तो कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप 3.14 लीजिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 22/7 ही रखते हैं, और इंटू दे करके r का मान जो है हमारे पास सब के लिए 0.7 है, 0.7 ब्रैकेट है। 2 इंटू h जो है आपका वो है बेलन का ऊंचाई। देखिए बेलन का ऊंचाई कितना था, 2.4 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे रखेंगे 2.4। उसके बाद फिर प्लस दे करके L का मान कितना है, L का मतलब तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमने यहाँ से निकाला हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। फिर प्लस हो जाएगा हमारा R का मान, R का मान जो है ये हमारा 0.7 है, 0.7 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे हल करने के लिए यहाँ से पॉइंट को अगर उड़ा देते हैं तो नीचे में 10 दे देते हैं, और जिसकी वजह से ये 7 से ये 7 अब कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या बचा, 22/10 बचा। इसको हम लोग काट नहीं रहे हैं, क्योंकि 10 के बदले ना सीधे हम लोग पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है, देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.4 मतलब 4.8, प्लस ये फिर हो जाएगा 2.5, फिर प्लस ये हो जाएगा 0.7। इन सब को ऐड करेंगे, पॉइंट वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/10। अब ये सब जुड़ने वाला है, तो ब्रैकेट के बदले हम लोग क्या देने वाले हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के बदले गुना का साइन दे देते हैं और सबको जोड़ करके लिखते हैं। ये हो जाएगा 7 5 12 8 20 के 0 हासिल, 2 बचा हुआ है, पॉइंट है, इसलिए पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0 और 2 और 4 6 हो गया, और 2 उसमें का बचा हुआ था 8, तो ये 8.0 का मतलब मैंने बता दिया है कि वो हमारा 8 ही माना जाता है। इसके बाद इसका अगला कैलकुलेशन जो है, यहाँ पे जगह फिर से कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इधर नोट करेंगे इसको। ये हमारा लिखाएगा अब 22/10 और गुने में 8 लिखाएगा। ये 8.0 का मतलब सिर्फ 8 होता है, तो इसको कैलकुलेट करें अगर तो हम लोग कह सकते हैं 8 दूना 16 हासिलेगा, 8 दूना 16 1 17, और बट्टे में हमारा 10 रह जाएगा। इसको पॉइंट में अगर लिख देते हैं तो ये 10 के बदले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 17.6 सेंटीमीटर इसका
स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। अगर किताब में, अगर आपके बुक में ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में खुद बोल दिया था कि आपको निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक मान निकालना है। मतलब कि आपको जो है, जो भी पॉइंट में आया है तो उसको आप उसके निकटतम वाले वैल्यू तक पहुंचा दीजिए। तो 17.6 जो है हम उसको पहुंचा दे रहे हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सब में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। वहां पे सारे कंसेप्ट मैंने बता ही दिए थे। क्वेश्चन में जो 2-3 फिगर को मिला करके एक फिगर बन रहा है, उसका सिर्फ बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन हम दिमाग लगा के वहां पे सोच रहे हैं कि हम किस फिगर का वक्र पृष्ठीय, किसका संपूर्ण पृष्ठीय लेने पर वो पूरे फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो यही इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। मतलब ये कोई वस्तु है, ठीक है। जैसा कि आकृति, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको बुक में आकृति दी हुई थी, फिगर, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा कि ये कोई वस्तु है, इसमें बेलनाकार डिजाइन है और दोनों तरफ से जो है अर्धगोलाकार पार्ट काट करके इसका हटा लिया जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो जो पोर्शन बचता है इसमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जरा सोचेंगे, गौर से देखेंगे कि अगर मैं दोनों तरफ से इसके अर्धगोलाकार पार्ट को अगर काट करके हटा देता हूं, यहाँ पे अलग कर देता हूं, तो हमारा पृष्ठ कहां कहां पे बचेगा जरा ये देखना। तभी तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे। नीचे का मैंने हटा दिया और यहां पर से भी जो है अर्धगोलाकार पोर्शन काट करके हटा लिया जाएगा। तो आपके पास पृष्ठ कहां कहां बचेगा, इसी का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति में देखो पृष्ठ कहां कहां है, तो एक पृष्ठ यहां है, एक पृष्ठ यहां है। ये दोनों पृष्ठ मिल करके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और उसके बाद एक पृष्ठ यहां है जो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और एक पृष्ठ यहां है जो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब इस आकृति का, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जानना होगा तो हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाइनल हमको समझ में आ गया हम क्या लिखने वाले हैं। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है। तो हम लोग इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, तो हम लोग उसको लिखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी हुई है। तो हम लोग दिया है करके लिखते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं। दिया है बेलन की h बराबर, हम लोग लिखते हैं बेलन की h बराबर जो है 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और उसके बाद इसका त्रिज्या का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया है आधार की त्रिज्या। आधार का मतलब ये जो बेलनाकार आकृति है, इसका जो निचला पोर्शन होता है वृत्ताकार, इसी में जो r का मान होता है इसी को हम लोग कहते हैं आधार की त्रिज्या, और यह है 3.5 सेंटीमीटर। अब जरा देखेंगे कि इस फिगर का हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात करेंगे तो इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यूज होगा, और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यूज करने वाले हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए इसमें r का मान चाहिए अर्धगोले का। तो देखिए जितना बेलन का त्रिज्या होगा r का मान, उतना ही इस अर्धगोले का भी हो जाएगा, क्योंकि बेलन में से ही अर्धगोलाकार भाग काटा गया है।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या भी उतनी ही हो जाएगी जो कि बेलन की है। तो अर्धगोले की आर बराबर जो है ये भी 3.5 सेंटीमीटर। मैंने दोनों को आर आर से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो यही इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। अब हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं जो कि हमको पूछा जा रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको भी समझ में आ चुका होगा कि हम लोग वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए आपको करना होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दोनों साइड का पृष्ठ का मान हमको दे देगा और प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr²। ये एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और ऐसा दो है इसलिए मैंने 2 गुने 2πr² लिखा है। इसका ये पोर्शन हम ज्ञात कर रहे हैं, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, इसी को हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। मान रखने से पहले इसमें जो जो पोर्शन कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, उसके बाद एक आर भी कॉमन है। तो हम लोग कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको लिखते हैं यहाँ पे एच बचा और यहाँ पे 1 2 और एक आर जो है यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ r² में से एक आर बाहर निकाल लिया था। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मान को रखेंगे 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखते हैं। उसके बाद आर की जगह हम लोग रखेंगे, दोनों आर का मान सेम ही है 3.5 तो इसलिए हम लोग 3.5 रखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एच का मान रखना होगा जो कि है 10 सेंटीमीटर तो 10 रखाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 इंटू आर का मान फिर से 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पॉइंट है इसको उड़ा दीजिए, फिर उसके बाद इसको ऊपर नीचे काटिए जो कटने वाला है 7 से 7 5 6 35, फिर इस 5 से 5 दूना 10 काट दीजिए, फिर इस 2 से इस 2 को भी ऊपर नीचे काट दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे फाइनली सिर्फ 22 बच जाता है ब्रैकेट के बाहर और अंदर में ब्रैकेट के जो है 10 है और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3.5 जो कि आपको 7 हो जाएगा। 3.5 का मतलब होता है 3.5 और 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आ जाता है। अब इसका अगला कैलकुलेशन स्टेप हो जाएगा हमारा 22 गुने 10 7 17 और इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 3, 37 लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और ये हमारा आंसर जो है 374 हो जाएगा और इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में सारे मान दिए हुए थे तो इसलिए हम लोग इसका यूनिट सेंटीमीटर² में रखेंगे क्योंकि इससे पहले सारे क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यूनिट जो भी दिया होता है तो क्षेत्रफल निकालने के बाद वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप उसके कंसेप्ट को समझा, उसके सॉल्यूशन को देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स के बहुत सारे सिलेबस को कवर करने वाला हूं। क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और एसएससी से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स के सिलेबस होते हैं उन सब से रिलेटेड वीडियोज़ डालने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूं कि अब आप लोगों का ये काम बच गया है कि आप सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ओके, चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कंसेप्ट हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।